हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल एनजी मेडिकल्स। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था मलेरिया के बारे में हमारी पिछले वाली वीडियो में, वो था इंट्रोडक्शन ऑफ द मलेरिया, डेफिनेशन ऑफ द मलेरिया, कॉजेटिव एजेंट ऑफ द मलेरिया, स्टेजेस ऑफ द मलेरिया, साइकिल ऑफ द मलेरिया, पैथोफिजियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, ये सारी चीजें हमने मलेरिया के डिस्कस कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू डू इन मलेरिया एंड व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर प्रिवेंशन, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द मलेरिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एज ऑलवेज हम हिस्ट्री कलेक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको एज ऑलवेज आपको पूछना है कि वो किस तरह के एरिया में रहते हैं। हो सकता है कि वो जिस एरिया में, हो सकता है लैक्स के पास रहते हों, लेक्स के पास सॉरी रहते हों, या हो सकता है कि वो ऐसे एरिया में रहते हों जहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा ना हो, हर जगह पानी भरा रहता हो, है ना। रूरल एरिया में रहते हैं या अर्बन एरिया में रहते हैं, इस तरह का उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कहीं वो फिश मैन तो नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा आप उनसे ट्रैवलिंग का पूछ सकते हो कि कहीं वो इंटरनेशनल ट्रैवलर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे एरिया में गए हैं जहाँ पे मलेरिया के प्रेजेंस या मलेरिया का जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, वो ज्यादा मिलता हो, है ना। मोर प्रोन एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पे केसेस ज्यादा मिलते हो, ऐसे एरिया में तो वो नहीं गए थे। इसके अलावा उनसे आप पूछ सकते हो कि उनको कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है उनके साथ, जैसे HIV हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, इस वजह से वो जल्दी इन्फेक्टेड हो गए। या आप पूछ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले उन्हें कोई सीवियर इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है और उनको अदर इन्फेक्शन इजिली लग गए हैं। ये सारी चीजें आप उनसे पूछ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। हेड टू टू एग्जामिनेशन से पहले आप हमेशा उनका वाइटल साइंस चेक करोगे, जिसमें आपको टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, रेस्पिरेशन इंक्रीज मिलेगा, रैपिड मिलेगी, पल्स रेट या तो इंक्रीज मिलेगी या तो डिक्रीज मिलेगी, क्योंकि ये स्टेजेस पे बेसिस है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्टेज के अकॉर्डिंग आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे, वही साइन एंड सिम्टम्स आप चेक करोगे। देन हेड टू टू एग्जामिनेशन में आप हेड में आप उनसे पूछोगे कि कहीं उनको सीवियर हेडेक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टेज चाहे कोई भी हो, सीवियर हेडेक मलेरिया में होता है। स्किन का टेम्परेचर आप चेक कर लोगे, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन तो नहीं हो रही है, स्किन में मॉइस्चर तो नहीं है, सॉरी स्वेटिंग तो नहीं हो रही है स्किन में। आप ये सारी चीजें देख लोगे, इंस्पेक्ट कर लोगे। उसके अलावा आप उनसे पूछोगे कि उनको नोजिया वॉमिटिंग तो फील नहीं हो रहा है, उनका टेम्परेचर आप असेस करते रहोगे। हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर तो नहीं हो रहा है, हॉट एंड कोल्ड तो नहीं हो रही है बॉडी, ये सारी चीजें आप इंस्पेक्ट करोगे। क्योंकि आपकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग जो आपकी लास्ट स्टेज है, स्वेटिंग स्टेज, उसमें आपकी जो बॉडी है, मलेरिया पेशेंट की जो बॉडी है, वो स्किन कैसी हो जाएगी, कोल्ड एंड मॉइस्ट हो जाएगी, क्योंकि फीवर उतर चुका होगा। या तो सेकेंड स्टेज अगर होगी तो वो हॉट स्टेज है। हॉट स्टेज में हमेशा टेम्परेचर हाई मिलेगा। फर्स्ट स्टेज है कोल्ड स्टेज, या कोल्ड स्टेज में क्या होगा, टेम्परेचर वैरी करेगा, कभी ज्यादा और कभी कम होगा। तो इस तरह से आपको पूछना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका मलेरिया पैरासाइटिक टेस्ट। तो ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है। इसमें हम विजुअलाइजेशन ऑफ द शेप ऑफ द पैरासाइट देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख लो, मैंने आपको बताया था कि पैरासाइट में बहुत सारे आपके आते हैं। अगर स्टार्टिंग में गया होगा अंदर, तो स्पोरोजोइट जिसको हम कहते हैं, तो स्पोरोजोइट कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जबकि जो आपका सर्कुलर शेप में अगर हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने लीवर सेल में मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। आप समझ गए। तो ब्लड टेस्ट जब आप कराओगे तो आपको शेप ऑफ द पैरासाइट मिल जाएगा। अगर आपको सर्कुलर शेप मिलता है तो आप समझ जाओगे कि ये इसका रेप्लिकेशन का टाइम आ चुका है और इसने अपने आप को अच्छे से रेप्लिकेट कर लिया है। इसके अलावा पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट आप कराओगे। यहाँ पे देख लेते हैं पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट। तो पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट भी ब्लड टेस्ट का एक रिजल्ट है। ये क्या रिवील करता है, ये रिवील करता है अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स का शेप मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारा हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा फिल हो जाएगा पैरासाइट से, तो हीमोग्लोबिन एक टाइम ऐसा आएगा तो हीमोग्लोबिन अपने आप को रप्चर कर देगा।
और उसमें से सारे पैरासाइट बाहर निकल के दूसरे आरबीसी को कैप्चर कर लेंगे, है ना। तो इस ब्लड टेस्ट से ये हमें पता चलेगा कि क्या हीमोग्लोबिन ने अपने आप को रप्चर कर दिया या नहीं कर दिया। पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट एक और चीज दिखाता है, सीवियरिटी ऑफ द मलेरिया। अगर इसमें हीमोग्लोबिन का शेप आपको सर्कुलर नहीं दिख रहा है, रप्चर्ड दिख रहा है ना, हाफ शेप दिख रहा है, इसका मतलब कि मलेरिया सीवियर फॉर्म में आराम से जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बोन मैरो स्मीयर टेस्ट। तो बोन मैरो स्मीयर टेस्ट में आपको क्या पता चलेगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बोन मैरो एग्जामिनेशन भी हम इसे बोल सकते हैं, या आप इसे बोन मैरो बायोप्सी भी बोल सकते हो। इसमें हम बोन मैरो से सैंपल लेते हैं और ये जानते हैं कि क्या बोन मैरो तक इन्फेक्शन फैल चुका है, क्योंकि जब हमने पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट करा लिया उससे हमें पता चल गया कि हीमोग्लोबिन रप्चर हो चुके हैं और बाकी आरबीसीज भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इन्फेक्शन बोन मैरो के अंदर जा चुका है। बोन मैरो क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि बोन के अंदर जो होता है वो एक पोर्शन होता है। बोन, हमारी हर बोन के अंदर एक पोर्शन होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, जिसके अंदर हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो अगर बोन मैरो के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो हमारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, होगा भी तो इन्फेक्टेड ब्लड का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक सीवियर फॉर्म है। तो पहले हम पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम बोन मैरो स्मीयर टेस्ट कराते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट हम कराएंगे जिसमें हमें हीमोग्लोबिन लेवल पता चलेगा और हमें डब्ल्यूबीसी काउंट पता चलेंगे। अगर इंक्रीज है तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन इंक्रीज है। इसके अलावा हमें सीबीसी से एनीमिया का भी पता चल जाएगा कि हीमोलाइटिक एनीमिया हो चुका होगा, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो एनीमिया बहुत कॉमन है कि एनीमिया हो सकता है। देन आ जाता है आरडीटी टेस्ट, दैट इज रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट इट इज बेस्ड ऑन द सर्कुलेटिंग पैरासाइट। ये भी एक तरह का टेस्ट है। एक किट आती है, ये देखिए ये किट है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की। ठीक, इस किट में क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे ब्लड की एक ड्रॉप डाली गई है। ये ब्लड की ड्रॉप हम डालते हैं और इसमें 20 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्लियर नहीं है, मैं बना देती हूँ। यहाँ पे सी और टी लिखा होता है, शायद आपको हल्का हल्का दिख भी रहा होगा, सी और टी। सी मीन्स होता है कंट्रोल लाइन, टी मीन्स होता है टेस्ट लाइन। ओके, तो जब हम यहाँ पे ब्लड डालते हैं और यहाँ पे एक और होता है पोर्शन जिसमें हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं, तो ब्लड और बफर सॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है कि एक लाइन बन के आती है इस तरह से। ये आपको लाइन दिख रही है, ये सी लाइन के आगे है। अगर एक और लाइन विजिबल होती है टी के आगे, समझ रहे हो, सी के आगे तो एक लाइन होती ही है, सी के आगे हमेशा एक लाइन आती ही आती है। ठीक है, अगर मान लीजिए टी के आगे भी एक लाइन आ जाती है तो हम ये मलेरिया का पॉजिटिव रिजल्ट मानते हैं। अगर टी के आगे भी इसी तरह की एक लाइन आती है तो हम इसे मलेरिया का पॉजिटिव रिजल्ट मानते हैं, चाहे वो जितनी भी लाइट हो, चाहे वो जितनी भी डार्क हो। टी लाइन अगर आ गई तो मलेरिया का ये हम पॉजिटिव रिजल्ट मानते हैं कि इस पर्सन को मलेरिया हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा अगर टी लाइन आती है और सी लाइन एब्सेंट होती है तो ये हम इनवैलिड रिजल्ट मानते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से सी लाइन नहीं आई है। सी लाइन आना ही आना है, और टी लाइन अगर विजिबल होती है हल्की सी भी तो मलेरिया है, विजिबल नहीं होती है तो मलेरिया नहीं है। सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है तो इसको हम कम प्रेफर करते हैं। समझ गए, किट थोड़ी सी कॉस्टली आती है। इसके अलावा सीरोलॉजिकल टेस्ट हम करा सकते हैं। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट ब्लड टेस्ट के थ्रू ही होता है। इसमें हमें एंटीबॉडीज की प्रेजेंस मिलती है ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है। तो बाकी ब्लड टेस्ट में आपको वही सीबीसी काउंट और डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज मिलेंगे और कुछ नहीं आपको करना है। तो ये था मलेरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिंपल सा है, आपको इतना ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बोन मैरो कराएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि बोन के अंदर तो इन्फेक्शन नहीं चला गया है। ठीक है, पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट बहुत ही सिंपल टेस्ट है जो कि किट के थ्रू होता है, जिसमें सी और टी लाइन आती है। सी लाइन कंट्रोल लाइन होती है, टी लाइन जो होती है वो हमारी टेस्ट लाइन होती है। अगर टेस्ट लाइन विजिबल है ब्लड यहाँ पे डालने के बाद, टेस्ट लाइन अगर दिख रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आ गया मलेरिया का। सॉरी, आरडीटी की बात कर रही हूँ मैं ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैनेजमेंट।
सो मेडिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन और हमें अर्ली डिटेक्शन करना है। अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं हम? हमें सर्वे करना होगा जिसके थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं केसेस का और प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट हम पहले से दे सकते हैं। हमें अगर पहले से केसेस मिल जाएंगे तो वो केसेस सीवियर फॉर्म में नहीं जाएंगे, उससे पहले ही हम उसे ट्रीट कर देंगे। केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल मीन्स होता है कि हम केमिकल के थ्रू जो मलेरिया है, जो मॉस्किटो है, उसको मार सकते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो, इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं या डीडीटी डाल सकते हैं, है ना, केमिकल कंट्रोल। तो इंसेक्टिसाइड या डीडीटी क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द मॉस्किटो की, ठीक है, जो कि कौन है? हमारी फीमेल एनाफिलीज, जिसके थ्रू मलेरिया फैल रहा है। इसके अलावा बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल मीन्स होता है कि हम अपनी तरफ से पर्सन टू पर्सन क्या कर रहा है, तो हम वाटर स्टोरेज को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें पता है कि पानी जहाँ पे गड्ढों में या कूलर में या टैंक में, वाटर टैंक में या कहीं भी जो आप एक्स्ट्रा चीजें रखते हो, जैसे कुछ डब्बे हो गए या कुछ टायर्स हो गए, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करके रखते हो। बारिश हुई, पानी भर गया, देन आपने उसको ड्रेन आउट नहीं किया, बाहर नहीं निकाला और वो वैसे ही भरा का भरा है। देन क्या हुआ कि उसमें मॉस्किटोज पैदा होने लगे। तो ये सारी चीजें हमें प्रिवेंट करके रखनी है। इन सारी चीजों को हमें खाली करते रहना है। प्लस ये जो आपकी वाटर टैंक है, जो हर किसी के घर में होती है, इसका जो कैप होता है, इसको हमेशा कवर करके रखना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉस्किटो ही पैदा हो रहे हैं, मॉस्किटो ही बन रहे हैं। अदर भी चीजें, अदर भी इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करके अपने आप को रखना है। पर्सनल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स में हम ओडोमॉस यूज कर सकते हैं या मॉस्किटो नेट अपने पर्सनल प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं या कॉइल वगैरह यूज कर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें पर्सनल प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स में आती हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में हम हेल्थ टॉक एक दूसरे को दे सकते हैं कि किस तरह से हमें मलेरिया को प्रिवेंट करना है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के। तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना है डॉक्टर को और सारे सिम्टम्स डिक्लेयर करने हैं। ये होता है हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचें। देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मलेरिया एक ऐसा डिजीज है जो वन पर्सन से अनदर पर्सन भी हो सकती है, प्लस जिस भी पर्सन को हुई है उस एरिया में भी फैल सकती है, क्योंकि हो सकता है कि उस एरिया में फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में मोस्टली आपको चीजों को ध्यान देना है कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे कि हर कोई अपने आप को प्रिवेंट कर पाए। हेल्थ एजुकेशन देना है, बता चुकी हूँ मैं कि हेल्थ टॉक में आपको क्या क्या बताना है, कैसे प्रिवेंट करना है, क्या क्या चीजें ड्रेन आउट करके रखनी है, और अगर हो भी जाता है तो आपको डॉक्टर को तुरंत विजिट करना है। ये सारी चीजें हेल्थ एजुकेशन में आपको बतानी है। नेक्स्ट आ जाता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो अब देख सकते हैं कि ड्रग थेरेपी। तो मोस्ट कॉमन ड्रग हमारा क्लोरोक्विन है, जो कि हर जगह चलता है, हर मलेरिया के केस में मोस्टली ये चलती है। 600 mg की डोज हम देते हैं, फिर 6 घंटे बाद उसकी जस्ट हाफ कर देते हैं। पर ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मलेरिया में एंड टाइप ऑफ पैरासाइट्स में एंड कितना सीवियरिटी है, इस टाइप से हम डोज डिसाइड करते हैं। इट इज डिपेंड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स। ओके, इसके साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग होगा, क्योंकि इसके लेने से जीआई, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लॉस ऑफ विजन क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम क्लोरोक्विन लेते हैं तो ये हमारी आई की रेटिना, जो कि हमारे विजन में हेल्प करती है, देखने में हेल्प करती है, ये हमारी आई है, यहाँ पे हमारी रेटिना होती है, तो ये हमें देखने में हेल्प करती है। तो जब हम क्लोरोक्विन लेते हैं तो क्लोरोक्विन जो है ये रेटिना को कह सकते हैं कि रेटिना में डिपॉजिट होने लगती है, रेटिना को कवर करने लगती है, जिसकी वजह से रेटिना अपना फंक्शन खो देती है, तो ब्लाइंडनेस होने की भी चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेरिमाक्विन। पेरिमाक्विन भी एक अच्छी ड्रग है जो कि प्रिवेंटिव ड्रग है, इसमें लिखा ही हुआ है। तो पेरिमाक्विन क्या करती है कि डिक्रीज करती है रेप्लिकेशन ऑफ दी कह सकते हैं वायरल या मलेरिया पैरासाइट के लोड को, यानी कि जो मलेरिया कॉज कर रहे हैं अंदर पैरासाइट, उनको डिक्रीज करके रखती है। क्लोरोक्विन, मैंने आपको बताया नहीं कि क्लोरोक्विन का भी सेम काम है, ये प्रिवेंट करती है। क्लोरोक्विन हम मोस्टली फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ये दो काम करती है। एक तो पैरासाइट्स जो कि इधर उधर फैल रहे हैं बॉडी के अंदर, उनको डिक्रीज करती है। दूसरा, ये जो एचबी का डी जनरेशन हो रहा है,
HB जो हमारा हीमोग्लोबिन लेवल है वो मर रहा है एक तरह से, ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करती है, उसका डीजनरेशन होने से बचाती है, इसलिए क्लोरोक्विन ज्यादा फॉलो की जाती है। इसकी डोज है 15 mg फॉर 14 डेज के लिए। नेक्स्ट है आर्थिसोनेट, आर्टिमिथ्रल एंड क्लोरोक्विन, सॉरी क्विनिन। ये सारी चीजें हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना केस सीवियर हो चुका है, जितना भी केस सीवियर होगा उसके बेसिस पे हम ये सारी मेडिसिन देते हैं। कॉमनली हमारी पेरिमाक्विन और क्लोरोक्विन ही चलती है। इसके अलावा इनके डोज क्या है देख लीजिए, 150 mg विद नो साइड इफेक्ट्स, बट ये हम कॉमनली नहीं दे सकते, ये हम सिर्फ और सिर्फ सीवियर केसेस में देते हैं। नेक्स्ट है आपका ACT, आर्थिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। आर्थिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, तो कॉम्बिनेशन से ही पता चल रहा है कि अकेली काम नहीं करती होगी, तो ये हम हमेशा आर्टिसोनेट के साथ देते हैं। आर्थिसिन को हम आर्टिसोनेट के साथ देते हैं। क्यों देते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बहुत सक्सेसफुल माना गया है। ये क्या करती है कि सीवियर मलेरिया को डिक्रीज करने में हेल्प करती है और पॉजिटिव एजेंट को डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्प करती है, मतलब जो भी पैरासाइट है उसको मारने में हेल्प करती है। इसके अलावा नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सेस क्या कर सकती हैं, वाइटल साइंस मेजर कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्टेजेस के बेसिस पे वाइटल साइंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट चार्ट मेजर कर सकती हैं, यूरिन आउटपुट देख सकती हैं, ठीक है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है, इनपुट आउटपुट चार्ट से हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा एम्प्टी स्टमक में ट्रीटमेंट नहीं देना है, क्योंकि मेडिसिन रिएक्ट कर जाएगी बॉडी को। हेल्थ टॉक दे के रखना है कि किस तरह से अपने आसपास के लोगों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है, अपनी कम्युनिटी को बचाना है मलेरिया होने से। और अब अगर मलेरिया हो गया है तो किस हिसाब से आपको रहना है, और उनकी फैमिली मेंबर्स को भी हेल्थ टॉक देना है अबाउट मॉस्किटो नेट, अबाउट ओडोमास, है ना, अबाउट इंसेक्टिसाइड्स। ये सारी चीजें आपको हेल्थ टॉक में उनको बतानी है। प्रिवेंटिव मेजर्स में आप प्रीमाक्विन बता सकते हो ड्रग के बारे में कि इट इज वेरी गुड फॉर प्रिवेंशन ऑफ द मलेरिया, क्योंकि ये प्रिवेंटिव ड्रग है, प्रिवेंट करती है मलेरिया को। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, अगर आप अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हो, अपने आसपास पानी भर के रखते हो टब वगैरह में, तो वो सारी चीजें आपको या तो आप उसे कवर करके रखो या तो फिर आप उसे एम्प्टी रखो। ये सारी चीजें आप उनको बतानी है। ह्यूमन को अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी, अदरवाइज मलेरिया हमेशा की तरह फैला रहेगा और लोग मरते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि माना कि मान लीजिए आपके घर के आगे गड्ढे हैं, तो उसको बंद करवाइए, उसको फिल करवाइए अगर आप करवा सकते हैं तो। ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट कराएगी या कोई करा देगा, हम नहीं कराएंगे, लेकिन ये सारी चीजें आप ही के प्रिवेंशन के लिए अच्छी हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में देखिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हमारा हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्ट हो रहा है। हीमोग्लोबिन में क्या हो रहा है, रप्चरेशन हो रही है और हीमोग्लोबिन हमारा कम हो रहा है, जिसकी वजह से एनीमिया तो इजिली हो ही जाएगा, क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया आराम से हो सकता है। जब ब्लड कम हो जाएगा तो आपके हर एक चीज स्वेल होने लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्लस जहां जहां भी ब्लड जा रहा है वो इन्फेक्टेड जा रहा है। स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। स्प्लीन कहाँ होती है आपकी, ये देख लो, यहाँ पे स्प्लीन होती है आपकी लीवर के जस्ट आगे, फ्रंट में स्प्लीन होती है, एब्डोमेन के जस्ट ऊपर फंडल एरिया में स्प्लीन होती है, ठीक है। तो स्प्लीन जो हो जाएगी, मेगाली मीन्स होता है एडिमेटस, ठीक है, एनलार्जमेंट कह सकते हो, ठीक। तो स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाएगा। लीवर, हिपैटो मीन्स लीवर, हिपैटो में एनलार्जमेंट हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। रीनल के पास सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलेगा तो रीनल भी फेल हो जाएगी। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, लंग्स की भी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर भी इन्फेक्टेड ब्लड जा रहा है। हेमोलाइसिस होगा, हेमोलाइसिस मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये सारे ऑर्गन्स क्या, इसके अलावा आपका हार्ट फेल भी हो सकता है ना, आपका कह सकते हो कि सीजर्स भी आ सकते हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन एंड complications of the malaria. If you are having any doubt, please ask me in the comment box. Till then, bye bye, take care, have a nice day.